और बता दें आपको, बंगाल के सियासी महासंग्राम में ममता का जय किला ढहता हुआ नजर आ रहा है। आज बंगाल में मतगणना जारी है और रुझानों ने सबको चौंका दिया है। 15 साल की सत्ता पर आज परिवर्तन का सबसे गहरा वार हुआ है। जी हां, सियासी गलियारों में चर्चा थी और लगातार जिस तरह से तस्वीरें सामने आई वो कहीं ना कहीं उन सियासी गलियारों की चर्चाओं को सही साबित करती हुई दिखाई दे रही है। और बम्पर जीत बीजेपी की पश्चिम बंगाल में बता रही है किस तरह से जब प्रधानमंत्री मोदी यहां पर झालमुड़ी खाने के लिए उतरते हैं तो वाकई उस झालमुड़ी का असर इतना होता है कि यहाँ पर जीत का परचम तक लहरा दिया जाता है। और ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। सियासी गलियारों में चर्चा थी कि क्या पीएम मोदी की वो झालमुड़ी सिर्फ एक नाश्ता थी, लेकिन आज नतीजों ने साबित कर दिया है कि वो मोदी का मास्टर स्ट्रोक था। झारग्राम की गलियों से शुरू हुआ वो झालमुड़ी मैजिक आज पूरे बंगाल में टीएमसी का सुपड़ा साफ करता हुआ दिख रहा है। लगातार हम आपको रुझान दिखा रहे हैं और अब जीत लगभग निश्चित है। आधिकारिक पुष्टि अभी और होनी बाकी है। कुछ और सीटों पर हमें आधिकारिक खबर मिलेगी, लेकिन जिस तरह से जश्न मनता हुआ बीजेपी मुख्यालय में नजर आ रहा है, पीएम मोदी आज संबोधन भी करेंगे और जीत का श्रेय अपने कार्यकर्ताओं को देंगे, जैसा कि हमेशा देते हैं। और ये तस्वीरें देखिए सामने आ चुकी है। जश्न की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि करीब 6 तस्वीरें आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, किस तरह से यहाँ पर बीजेपी के मुख्यालयों में जश्न है। साथ ही किस तरह से जो कार्यकर्ता नेता हैं वो जश्न में डूबे हुए, मिठाइयां बांट रहे हैं, रंग गुलाल उड़ाए जा रहे हैं, जलेबी खाई जा रही है, मिष्टी दोई रसगुल्ला। और शायद ये ऐसी जीत थी, बम्पर वोटिंग का नतीजा थी, जिस तरह से लगातार बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह धुआंधार रैलियां कर रहे थे, लोगों के मन को पढ़ रहे थे और बूथ लेवल पर जिस तरह से काम किया गया, शायद ये निश्चित हो चुका था बीजेपी की तरफ से कि इस बार ममता दीदी का किला जो है वो ढहाना है। और वैसा होता हुआ दिख भी रहा है। लगातार जो आंकड़े हैं स्क्रीन पर दिख भी रहे हैं। और ये जिस तरह से बम्पर वोटिंग की बात कही जा रही थी, अक्सर कहा ही जाता है कि बम्पर वोटिंग का मतलब होता है सत्ता परिवर्तन। लोगों ने बढ़ चढ़कर वोट किया और नतीजे जो हैं, परिणाम जो है वो ऐसे आए हैं जो बीजेपी को खुश करने वाले और टीएमसी के लिए चिंता पैदा कर रहे हैं। कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं। लगातार हम देख रहे हैं झालमुड़ी जो काफी चर्चा में बनी रही, झालमुड़ी जो प्रधानमंत्री मोदी ने खाई, वो दूसरों को मिर्ची किस तरह से लगा गई है वो ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। तो पीएम मोदी की चर्चा, झालमुड़ी की चर्चा और पश्चिम बंगाल का ये कनेक्शन बहुत ज्यादा गहराता हुआ दिखाई दे रहा है। और वहीं हमारे संवाददाता अनुज कुमार ने लखनऊ में बीजेपी ऑफिस का जायजा लिया। क्या कुछ तस्वीरें रही अपने दर्शकों को हम दिखाते हैं। 5 राज्यों में हुए चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी की बढ़त के बाद बीजेपी मुख्यालय पे जीत और जश्न मनाया जा रहा है। साफ तस्वीरों में देख सकते हैं कि बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता है ढोल और नगाड़ों के साथ यहाँ पे जश्न मनाया जा रहा है। और खासतौर पे जो झालमुड़ी है वो आप साफ तस्वीरों में देख सकते हैं कि सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं के हाथों में झालमुड़ी और खुशी इस बात की है कि जिस तरह परफॉर्मेंस दिया गया वो बेहद चौंकाने वाला है। और डबल सेंचुरी की ओर वेस्ट बंगाल के साथ अन्य स्टेटों में भी बीजेपी बढ़त बना रही है और इसलिए लगातार लोगों के अंदर खुशी और डांस और नृत्य देखिए, ये कहलाता है कि आत्मविश्वास के साथ जिस तरह से प्रदर्शन किया वो अपने आप में बेहद खास बनाता है। मैम, ये जीत कैसे देख रही हैं? ये जीत हमारे बंगाल में आपको उसका देखने को मिलेगी। आपने झालमुड़ी हाथों में ले रखी है और इसको काफी ट्रेंड है इस समय इलेक्शन को लेकर। झालमुड़ी नहीं तो कमाल किया है, जो ठार भय दूर हुआ है। झालमुड़ी कमल खिलाने में मजबूती लाई है। बंगाल में महिलाओं ने जबरदस्त वोट दिया है और कैसे देख रही हैं? महिलाएं हमारे सुरक्षित बंगाल में रहेंगी। जो तानाशाही महिलाओं और बेटियों के लिए बंगाल में हो रहा था, दीदी का राज खत्म। दीदी अब कभी नहीं। जोश और ये जुज्बा कैसा मैम, कैसा फील कर रही हैं आप? बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कहीं पे किसी राज्य का मुझे साम्राज्य मिल गया है। और ये आप देख रहे होंगे नारी बंधन के तहत हुआ था, फिर उसके बाद आक्रोश आपस में एक दूसरे को खिलाइए, क्योंकि देखिए ये झालमुड़ी की तस्वीरें आप साफ तौर पे देख सकते हैं। और सभी महिलाएं यहाँ पे खुशी और जोश है, क्योंकि ये अपने आप में अब ऐतिहासिक होता जा रहा है। क्योंकि वेस्ट बंगाल में जिस तरह से जीत है, ये अपने आप में पहली बार वहाँ पे बीजेपी सरकार बनाने की ओर बढ़ रही। सर्वजीत सिंह साथ अनुज कुमार, इंडिया डेली, लखनऊ। और देखिए, ये लोगों की खुशी है, ये बीजेपी कार्यकर्ताओं की खुशी है जिन्होंने मेहनत की है। और सबसे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो है वो है झालमुड़ी। जी हाँ, झालमुड़ी की जिस तरह से तस्वीर सामने आई थी, प्रधानमंत्री मोदी जिस तरह से झालमुड़ी खाते हुए नजर आ रहे थे, उस वक्त ऐसा लगा नहीं था कि झालमुड़ी इतना चर्चा का विषय बन जाएगी और ये बाकी कह सकते हैं टीएमसी के नेताओं को झाल लगाती हुई नजर आएगी। लेकिन
तस्वीरें कुछ ये ही बयां कर रही हैं और कोशिश कर रहे हैं हम भी आपको किस तरह से बंगाल भगवा में हो चुका है वो तस्वीरें दिखाने के लिए। 20 तस्वीरें, जी हाँ 20 तस्वीरें, और ऐसा लग रहा है पूरा बंगाल दीदी की विदाई से खुश होकर झूम रहा है। बीजेपी के आगमन के लिए बाहें खोलकर वेलकम किया जा रहा है। तो लेटेस्ट रुझानों के मुताबिक बीजेपी बहुमत के जादुई आंकड़े 148 को पार कर 190 से ज्यादा सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। उत्तर बंगाल से लेकर दक्षिण के मेदिनीपुर तक और हर तरफ देख रहे हैं भगवा परचम लहरा रहा है। बंगाल की जनता ने भ्रष्टाचार और हिंसा के खिलाफ अपना जनादेश दे दिया है। ऐसा लग रहा है कि पूरा बंगाल भगवा में हो गया है। ये 20 तस्वीरें हैं आपके स्क्रीन पर, एक एक कर हमने कोशिश की है उन हर लम्हों को कैद करने की जो आपको बताएंगे कि आखिर बंगाल में किस तरह से भगवा में माहौल हो चुका है। चाहे खान पीन की बात करें, चाहे यहाँ पर रंग गुलाल अबीर उड़ाने की बात करें, और ये तस्वीरें बता रही हैं किस तरह से कार्यकर्ताओं का जोश रहा है इस जीत के प्रति। और ये देखिए ये एक और तस्वीर सामने आ रही है, ये भी काफी चर्चा का विषय बनी हुई, कोलकाता की मछली। जी हाँ, कोलकाता की जो ये मुख्य डिश है मछली भात जिसे कहा जाता है, उसका आनंद लेते हुए भी अब कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि एक लंबा वक्त जो इन्होंने मेहनत की, लोगों के बीच पहुंचे, और ऐसे में अब ये परिणाम है किस तरह से जो कि सुखद होता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं पारंपरिक व्यंजन बनाए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में कार्यकर्ताओं का जोश अपने चरम पर है। और अभी देखिए जिस तरह से अनुराग ठाकुर ने ये जो मच्छी खाई थी, तो उस वक्त राजनीति काफी तेज होती उस दौरान दिखाई दी थी, लेकिन आज जो तस्वीरें हैं ये सुखद है। ये सुखद है उन कार्यकर्ताओं के लिए जो लगातार यहाँ पर मेहनत कर रहे थे। और जमीन पर जिस तरह से ये जो आंकड़े इस वक्त दिखाई दे रहे हैं पश्चिम बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं की मेहनत का नतीजा है। और हम देखते भी हैं जब पीएम मोदी संबोधित करते हैं तो वो कार्यकर्ताओं को कितने डरपोक है। 3-4 दिन बाद से बीजेपी ज्वाइन करने की एक वहाँ पर प्रतिस्पर्धा हो जाएगी, ये भविष्यवाणी कर रहा हूँ। जितने भी टीएमसी के लोग हैं वो बीजेपी कार्यालय पे लाइन लगा खड़े रहेंगे कि हमको सदस्यता दिलाते। एक हुमायूं कबीर भी काफी चर्चा में रहे सर, उनके विवादित बयान रहे। ये ममता जी के खास थे, ममता जी ने उनको टीएमसी में लिया था और एक षड्यंत्र के तहत उनको खड़ा किया था, उनसे पार्टी बनवाई थी, पर ममता जी एक्सपोज हो गई, इसलिए न इधर की रही न उधर की रही। उनको मुस्लिम वोट भी जितने मिलना थे उतने मिले कि नहीं मिले मुझे नहीं पता, पर हाँ इस षड्यंत्र के चेहरा एक्सपोज होने के कारण हिंदू वोट उनसे जो थोड़ा बहुत भी इनको मिलता था वो भी कट गया। तो देखिए कैलाश विजयवर्गीय और सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि टीएमसी के जो नेता है वो अब बीजेपी के दरवाजे पर लाइन लगाकर खड़े हो जाएंगे, बीजेपी की सदस्यता लेंगे, और ये बीजेपी की जो बम्पर जीत हुई है उसका परिणाम हो सकता है। कुछ तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं और ऐसे में देखिए प्रधानमंत्री मोदी की ये वो तस्वीर है, झालमुड़ी की तस्वीर, जब वो प्रचार के दौरान एक जगह रुकते हैं, एक दुकान पर रुकते हैं, झालमुड़ी की दुकान होती है, और देखिए उनका व्यवहार किस तरीके का था। और उसी वक्त ये लग रहा था कि जो तस्वीर है ये वायरल होगी, जो वीडियो है इतनी वायरल होगी और झालमुड़ी जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रही है वो इस कदर जीत भी दिला देगी। तो इस वीडियो की चर्चा चारों तरफ हुई। और ये देखिए जम्मू की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। जम्मू की तस्वीरें हैं, बीजेपी नेताओं में किस तरह से यहाँ पर जश्न का माहौल है, खुशी दिखाई दे रही है, इनके चेहरों पर पटाखे फोड़े जा रहे हैं, कार्यकर्ता खुशी से झूम रहे हैं, क्योंकि ये ऐसा किला था ममता दीदी का जिसे तोड़ पाना बहुत बड़ा चुनौती एक तरह से बीजेपी के लिए रहा है। और काफी लंबे समय से बीजेपी पश्चिम बंगाल में काम कर रही है, लोगों के बीच पहुंच रही है, लेकिन शायद आज जो सपना बीजेपी ने देखा होगा कि यहाँ पर किस तरह से बीजेपी सत्ता में आएगी वो पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। जम्मू की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर जश्न में डूबे हुए बीजेपी के कार्यकर्ता दिख रहे हैं, पटाखे फोड़े जा रहे हैं, और एक बड़ी सफलता, बड़ी जीत। शायद बीजेपी ने भी नहीं सोचा होगा कि उन्हें इस तरह से बम्पर जीत पश्चिम बंगाल में मिलने जा रही है, लेकिन मिठाई खिलाकर यहाँ पर किस तरह से जश्न मनाया जा रहा है, पटाखे फोड़े जा रहे हैं। बीजेपी मुख्यालय है जम्मू का, जहां पर कार्यकर्ताओं का जश्न सीधे तौर पर देखा जा सकता है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये अप्रत्याशित जीत है। ये कैसी जीत है जिसका आकलन करना भी मुश्किल था, और बीजेपी ने खुद भी उम्मीद नहीं लगाई होगी कि इस तरह से मैंडेट उन्हें मिलेगा पश्चिम बंगाल की जनता का। कौन भाग रहा है?
और इस वक्त हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता महेश वर्मा जी जुड़ गए हैं और कांग्रेस से हमारे साथ वैभव जी बने हुए हैं। महेश जी, जो तस्वीरें सामने इस वक्त आ रही हैं ये वाकई सुकून देने वाली तस्वीर है। क्या इतने आंकड़ों की उम्मीद बीजेपी ने लगाई थी या फिर जितनी उम्मीद लगाई थी उससे ज्यादा मिल गया पश्चिम बंगाल में? नहीं, हमने जो संघर्ष किया और लगातार जिस प्रकार से एक 40 साल में पहली बार एक भयमुक्त वातावरण में जिस प्रकार का मतदान हुआ, 7,000 से ज्यादा जनसभा और रैली जो है भारतीय जनता पार्टी ने कहीं करके दिखा दिया कि जनमानस और जो एक तरह से जनता का जो विश्वास था प्रधानमंत्री के जो नेतृत्व और व्यक्तित्व के लेकर जो जिस तरह से जनता का एक आकर्षण बना हुआ था, और गृह मंत्री जी का जिस प्रकार से लगातार कैंपेन और अभियान में जो है उनको लगातार अपशब्द अपमानित करने के बाद भी जिस प्रकार से लोगों के अंदर में जो एक भय था उसको निकालने में कहीं वो कामयाब रहे, कहीं वो इस चीज को बताने और जताने में कामयाब रहे कि आप लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के रहते हुए आपको डरने की जरूरत नहीं। अब वो चीज जो पिछले 40 साल से जो बंगाल में हो रहा था वो ये हो रहा था कि टोला और मोहल्ला का जो गुंडा होता था, दादा होता था, वो हर घरों में कह देता था कि तुम्हारे यहाँ से इतने वोट, तुम्हारे यहाँ से इतने वोट पड़ेंगे, इसके अलावा कोई नहीं जाएगा। अब वो चीज इस बार नहीं दोहराई गई। दूसरा कि इस 5 साल में जिस तरह से नोटों का पहाड़ दिखाई दिया, मुख्यमंत्री का भ्रष्टाचार का फाइल लेके भागते हुए दिखाई दिया, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का जिस प्रकार की टिप्पणी थी कि कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गया, जिस प्रकार से वहां जजों को, जो जज थे जो एसआईआर में कहीं पार्टिसिपेट कर रहे थे, उनको बंधक बनाया गया। एक ऐसी मुख्यमंत्री जिसका नाम ममता था लेकिन उसको कहीं उन छोटे छोटे बच्चों को बलात्कार करके जिनको मारा जा रहा था उनकी चीख पुकार कहीं सुनाई नहीं दे रही थी। ऐसी मुख्यमंत्री जो विधानसभा के पटल पे बलात्कारी बेबिचारी शाहजहां को खुला समर्थन दे रही थी और ये कह रही थी कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा क्योंकि हमारे साथ वो लोग हैं जिनके लिए हम जो है 6,000 करोड़ का बजट हम एलोकेट किए हुए हैं। यानी जहां 1100 करोड़ का बजट तो आप औद्योगिक विकास, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए दे रही हैं, दूसरी तरफ 7,000 करोड़ के आसपास का बजट जो है आप मुल्ला मौलवी और मदरसे के लिए दे रही हैं। तो जहां आपने इस भरोसे और इस बुनियाद पर, वो कहते हैं ना कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से पायो, वही कहानी यहां दोहराई गई। हिंदुओं के साथ भेदभाव हो रहा था, ममता दीदी हिंदुओं के प्रति ध्यान नहीं दे रही थी। मैं तो कह रहा हूं कि एक ऐसा इतिहास है, लक्ष्मण सेन जो है 1197 के आसपास हिंदू सम्राट थे, उसके बाद लगातार 800 की गुलामी में जिसमें कला, संस्कृति, हिंदुत्व, सनातन सब चीजों को नष्ट और भ्रष्ट करके बंगाल को आज कहीं इस स्थिति में ला दिया गया कि गंगा सागर और बंगाल की खाड़ी जो दोनों आसपास ही है, दोनों को किनारे लगता हुआ उसमें डुबाने की कोशिश जो की जा रही थी, एक तरह से वो उसको मिनी पाकिस्तान बनाने की, और मिनी पाकिस्तान का वहां से उद्घोष होता। और यही शायद ममता बनर्जी के पतन का कारण भी रहा है। यहाँ पर जिस तरह से जनता ने मैंडेट दिया। हमारे साथ तो और भी मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ रंजन सिंह जी जुड़ गए हैं, एलजेपी से हैं, रामविलास पासवान और एसएमए। रंजन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो लगातार जिस तरह से हम देख रहे हैं ये रुझान इस वक्त है हालांकि, लेकिन कहीं ना कहीं एक तरह से बीजेपी जो है पश्चिम बंगाल में जिस तरह से परचम लहरा रही है, इसको देखते हुए तो कहा जा सकता है कि ये नामुमकिन लगने वाली बात थी, लेकिन ये आज संभव हो रही है। वैभव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वैभव जी, अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल की ही, तो कांग्रेस यहां पर 2 सीटों पर सिमटती हुई दिखाई दे रही है। रुझान है ये, लेकिन एक तरह से मानिए कि जितनी मेहनत कांग्रेस को करनी चाहिए थी, क्या पश्चिम बंगाल में उतनी मेहनत नहीं कर पाई कांग्रेस? देखिए क्या है, हमने जितनी भी मेहनत करनी थी पूरी मेहनत करी, पूरी मेहनत और शिद्दत के साथ चुनाव लड़ा। 5 राज्यों का चुनाव हमने बहुत ही मेहनत के साथ लड़ा था, लेकिन जो भी जनता का जनादेश है वो सर्वमान्य है जी। और केरल में हमने विक्ट्री पाई है, तो केरल के अंदर हमारी गवर्नमेंट वहाँ पे लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई है कांग्रेस की, तो वहाँ पे हम लोग अपनी सरकार बना रहे हैं। बाकी राज्यों में अगर हमारी जो भी अगर आगे देखते हैं, अगर जैसा भी होगा तो आगे का आकलन किया जाएगा। को लेकर भी बताइए, लेकिन हाँ, यह है पार्टी का मेन मुद्दा।
असम को लेकर भी बताइएगा, वहां पर ऐसी क्या हो रहेगी कि 19 सीटों पर ही यहाँ पर सिमटती हुई कांग्रेस दिखाई दे रही है। हालांकि अभी रुझान है, कुछ और अपडेट्स भी आएंगे, लेकिन फिलहाल असम में भी उतना बेहतर प्रदर्शन नहीं हो पाया कांग्रेस का। देखिए क्या है कि असम हो गया, बंगाल हो गया, या जहाँ जहाँ हमारी अगर हार भी हो रही है तो हम उस पर आगे का आकलन करेंगे और देखेंगे कि कहाँ कमी रह गई। लेकिन जनता के जो भी मुद्दे हैं हम उन पे बराबर बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे। जनता का जो भी मुद्दा रहता है, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हमने हमेशा सड़क से लेकर संसद तक वो चीज़ें उठाई हैं। आज हम केरल में जीते हैं, कल हम जो है आगे और भी राज्यों में अपनी सरकार बनाएंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि आगे जैसा भी होगा सबके सामने आ जाएगा। थोड़ा इंतजार कर लेना चाहिए। जी ठीक है, इंतजार किया जाएगा और जो भी होगा समीक्षा होगी अपनी हार की भी और कम सीटों की भी। रंजन जी भी हमारे साथ जुड़े। रंजन जी, कैसे देखते हैं ये जो नतीजे सामने आ रहे हैं? पश्चिम बंगाल से शुरुआत करते हैं। बम्पर जीत बीजेपी की, शायद सोचा नहीं होगा इस तरह से किले में सेंध लगा दी है दीदी के। नमस्कार गीतू जी, सारे पैनलिस्ट को भी नमस्कार। देखिए ये तो विश्वास का और बदलाव का चुनाव है। एक तरफ जहां 2 राज्यों में हमारे गठबंधन पुनः वापसी करके हम लोग पुनः सरकार बना रहे हैं, वहीं पर 3 राज्यों में एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट को जनता ने नकार दिया। हालांकि कांग्रेस के हमारे मित्र बैठे हैं लोकतंत्र में, इनको भी एक राज्य में ऐसी बहुमत मिली है, इनको भी बधाई। लेकिन कम से कम एक राज्य में जीतने के बाद या बाकी राज्यों में इनके सीट आने के बाद ये नहीं कहेंगे कि ईवीएम चोरी हो गई, वोट चोरी हो गई, इस तरह की बात ये नहीं करेंगे। लेकिन बंगाल की जहां तक बात है गीतू जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, बंगाल में भय और भरोसा के बीच में ममता जी खड़ी हैं। ममता जी जैसे ही निकल गई, उससे तो भय जो है भरोसा में कन्वर्ट हो गया और जनता निर्भीक होकर एकजुटता के साथ राष्ट्रवाद के विकास के धारा के साथ अपने आप को चला दिया। जिस तरीके से आप देखिए 2011 में 85% वोट टर्नआउट हुआ था, तब लेफ्ट को राइट किया था यही ममता दीदी ने। ममता के दीदी के ऊपर बंगाल की जनता ने ऐसा 15 साल भरोसा किया कि उनकी निर्ममता में बंगाल को कंगाल कर दिया। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आपके चैनल को भी मैं धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं, क्योंकि आपका जो प्रेडिक्शन रहा, जो एग्जिट पोल रहा है, वो भी बहुत सटीक रहा है। मैं आपके पूरे टीम को बधाई देता हूं, लेकिन उसके साथ बंगाल की जनता को बधाई, बंगाल के जनता को सलाम कि उन्होंने राष्ट्रवाद के विचारधारा को अपनाया और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के जो विकसित भारत 2047 का सपनों वाली भारत है, उसमें अब उनका योगदान अहम रहेगा। जिस तरीके से केंद्र सरकार के जितनी भी योजनाएं थी, धरातल पर ममता सरकार की निर्ममता जनता तक नहीं पहुंचने देती थी, जिसका दुख सिर्फ पश्चिम बंगाल के जनता को नहीं बल्कि भारत के सभी नागरिकों का था कि बंगाल वो ऐतिहासिक भूमि रही है जहां की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे गर्व होता था, वैश्विक स्तर पर पहचान हमें मिली थी। न जाने नोबेल प्राइज, राष्ट्रगीत और भारतीय जनता पार्टी का उदय का जो सृजन करता है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, उनको सच्ची श्रद्धांजलि बंगाल की जनता ने दिया है। तो निश्चित रूप से अब विकास की धारा की ओर हम लोग बढ़ चुके हैं। आने वाले समय स्वर्णिम इतिहास होगा, स्वर्णिम काल होगा बंगाल के जनता के लिए और प्रधानमंत्री मोदी जी के सपनों के भारत में बंगाल की जनता का अब अहम योगदान होने जा रहा है। और हम कह सकते हैं चुनौतियां भी अभी कम नहीं हुई है। हमारे साथ अविनाश जी भी जुड़ गए हैं। अविनाश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, एक बार फिर से आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपसे भी हम इन सभी जो रुझान इस वक्त आ रहे हैं, इनको एक एक कर समझने की कोशिश हम करते हैं। फिलहाल अगर हम, क्योंकि लगातार हम पश्चिम बंगाल की ही बात कर रहे हैं, शुरुआत उसी से कर रहे हैं, यूं तो एक तरह से एक ऐसा अभेद्य किला था ये पश्चिम बंगाल का, जो कि बीजेपी भेद नहीं पा रही थी, मेहनत पूरी हो रही थी। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे थे कि कोशिश पे कोशिश, लेकिन उसके बाद जो हिंसा होती थी, जिस तरह से बीजेपी के नेता कार्यकर्ताओं को डराया धमकाया जाता था, उस वक्त लग नहीं रहा था कि दीदी के किले में सेंध मार पारी इतना आसान होगा। और ये सेंध जब लगती है तो ऐसी लगती है कि पूरा किला ढहता हुआ सा दिख रहा है। बम्पर जीत बीजेपी की यहाँ पर दिख रही है। चुनौतियों की बात कर लेते हैं, क्या कुछ इस वक्त चैलेंजेस रहेंगे पश्चिम बंगाल में? मैडम को पुनः नमस्कार, सभी सुनने वाले को जय श्री राम।
देखिए मैडम, मैं आपके चैनल पे और आपके स्क्रीन पे देख रहा हूँ पश्चिम बंगाल टीएमसी 89। यहाँ ये मुझे जरूर कहना होगा सारे श्रोताओं को कि अगर मुस्लिम मेजोरिटी सीट्स अगर हम देखें बंगाल में तो करीबन 77 से लेकर के 82 तक आता है, जहां पे वो 40% से ऊपर है। मूलतः कांग्रेस हो चाहे टीएमसी हो चाहे इस तरह की जो पार्टी है, वो देखिएगा धीरे धीरे करके वो मुस्लिम पार्टी बनती जाएगी, जब तक कि कोई मुस्लिम पार्टी या एआईएम टाइप का वो कोई आके उनका वोट ना ले ले। नंबर 1। नंबर 2, आज हम सबको 2 व्यक्ति को, महापुरुष को याद करना जरूरी है। सबसे पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने जब भी उस समय तो खैर भाजपा थी नहीं, जब भी वो हिंदुत्व या जनसंघ की बात होती थी तो वो बराबर कहते थे अंग, बंग और कलिंग। अंग का मतलब बिहार, बंग का मतलब बंगाल और कलिंग, ये 3 स्टेट भाजपा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ही बंगाल को बचाया था। डिवीजन ऑफ बंगाल पे वेस्ट बंगाल अलग हुआ, ईस्ट बंगाल अलग हुआ। अगर ये बंगाल अलग नहीं होता तो पूरा का पूरा बंगाल आज बांग्लादेश में होता। तो भाजपा के लिए बहुत एक इमोटिव इशू था, बहुत ही बड़ा इशू तो था ही था, बहुत ही पॉलिटिकल इशू, बट ये इमोटिव इशू भी था क्योंकि ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी से जुड़ा हुआ इशू था। एक और महापुरुष को मैं आज याद करना चाहता हूं, जिनका नाम है स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी। उन्होंने कहा था, अंधेरा छटेगा, सूरज उगेगा, कमल खिलेगा। आज हम बंगाल में यही देख रहे हैं, अंधेरा छटा है, सूरज नया निकला है सोमवार का और कमल खिला है। देखिए हर स्टेट के हर लोग वो चाहते हैं कि उनको एक अच्छी सरकार मिले। लेफ्ट को उन्होंने 30 साल का टाइम दिया, 1977 तक उन्होंने कांग्रेस को टाइम दिया, और लेफ्ट को हटा करके जब ममता आई थी तो उन्होंने मां माटी मानुष की बात की थी। ये बताइए माटी मानुष क्या बन गया? मुल्ला बन गया, मां से मौलवी बन गया, मां से मदरसा बन गया। कहाँ गया वो मां माटी अविनाश जी, बताइए ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी दीदी को कि उन्हें यहाँ पर मां माटी मानुष की जिस थीम पर वो आई थी, तो ऐसे में सिर्फ मुसलमानों के हित में कैसे सोचने लगी? कहाँ से परिवर्तन शुरू हुआ उनके दिमाग में? मैं बताता हूं, ये उनके दिमाग में शुरू नहीं हुआ, पूरा का पूरा लेफ्ट का जो काडर था वो आकर के हाईजैक कर लिया टीएमसी को, और जब टीएमसी को हाईजैक कर लिया लेफ्ट वालों ने, तो आप याद कीजिए पिछले 2021 के इलेक्शन में एक पीके घूमते थे, आजकल बिहार में घूम रहे हैं, वो जो इलेक्शन का प्रेडिक्शन वगैरह, वो जो स्ट्रेटजिस्ट कहलाते हैं, उन्होंने कहा था कि 35% 32% से ममता शुरू करती है। वो 32% 35% का मतलब क्या था? कंसोलिडेटेड मुस्लिम वोट। यही कांग्रेस भी करती है और कहती है। आप देखिए केरला में उनकी जीत का जब आप ब्रेकअप देखेंगी तो आपको पता चलेगा कि मुस्लिम लीग ने कितना सीट जीता है। वो जो एक और जो एसआईएफ पार्टी जो है, जो बैन हो गई है पूरे हिंदुस्तान में, उसने कितना सीट जीता है, कोई नए नाम से वो मुस्लिम पार्टी चल रही है, और कांग्रेस ने कितना सीट जीता है। तो धीरे धीरे इस देश में ध्रुवीकरण तो कहना बिल्कुल गलत होगा, देश को ये पता चल रहा है कि ये भारत सनातनियों हिंदुओं का देश है, और कहीं ना कहीं ये सनातन हिंदू जागृति हो रही है, जिसकी वजह से आप देख रही हैं कि लोग एक अच्छे व्यक्ति मोदी जी के प्रति, एक अच्छी पार्टी जब तक वो अच्छा काम कर रही है, ऐसा नहीं कि भाजपा नहीं हारती है, भाजपा हिमाचल हारी है, बिल्कुल हारी है, भाजपा बिहार भी हारी है। तो अगर आप सही काम नहीं करोगे तो आप हटाए जाओगे। पर बंगाल एक ऐसा प्रदेश है जहां पे पॉलिटिशियन को लंबा समय दिया जाता है अपने काम करने के लिए। अब लोग ममता से ऊब चुके थे, तुष्टीकरण से ऊब चुके थे, ग्राउंड लेवल पे तोलेबाजी, बदमाशी, रेप, महिलाओं का उत्पीड़न, ये सब बढ़ता जा रहा था, मुसलमानों का अत्याचार बढ़ता जा रहा था, ममता का तुष्टीकरण बढ़ता जा रहा था। कम से कम ये उम्मीद नहीं लगाई होगी, एक महिला होने के नाते कम से कम यहाँ इस प्रदेश में जिस तरह से महिलाओं के साथ नाइंसाफी हुई है, ऐसी उम्मीद बिल्कुल दीदी से नहीं लगी होगी, इसलिए दीदी का किला ढहता हुआ दिखाई दे रहा है। महेश वर्मा जी, आपसे हम ये समझेंगे यहाँ पर देखिए जिस तरह से पश्चिम बंगाल में बम्पर जीत हुई है बीजेपी की, कुछ मुस्लिम वोट तो इधर भी आता हुआ दिखाई दिया होगा, क्योंकि बिना उनके मुझे नहीं लगता है कि इतनी बम्पर जीत मिल सकती है बीजेपी को। देखिए ये तो तय है कि जैसे अभी अविनाश जी ने जो बात कही कि भाई 77 से 80 सीट के आसपास तो सीटें हैं जिनके ऊपर इनकी जीत कहीं दिखाई दे रही है, उसमें भी कम हो जाएगा। लेकिन निश्चित रूप से जो विकासवादी राष्ट्रवादी है, जिनको कहीं बंगाल प्यारा है, या जो इनके भय के मारे हुए हैं, या जो इनके गुंडागर्दी से कहीं आजीज थे, कहीं उनको भाजपा में वो विश्वास दिखाई दिया कि भाई नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सही मायने में वो पॉलिटिकल पार्टी है जो कहीं हमारी विकास के बारे में, या जो ये कह लीजिए कि जितने भी अभी केंद्र की योजना या वो आयुष्मान योजना ले लीजिए, या इज्जत घर के तौर पे स्वच्छता अभियान ले लीजिए, या आप सिलेंडर उज्ज्वला योजना ले लीजिए,
या किसानों को सम्मान निधि ले लीजिए। तो इस प्रकार से सैकड़ों, लगभग 22 लाख करोड़ का जो सोशल सिक्योरिटी का एक सिस्टम है, या जो लगातार ये इतने राशि खर्चे किए जा रहे हैं, तो इसका कहीं ना कहीं आस्वादन उन्होंने भी किया है, उनको भी कहीं ना कहीं फायदा हुआ है। वो भी कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि यार सरकार का मतलब ये होता है, सरकार जब होती है तो इस तरह से कहीं पब्लिक को बेनिफिट मिलता है। तो अब वो कहीं इस बुलावे और छलावे की राजनीति से वो भी तो बाहर ही कुछ तो, अब जैसे आधी आबादी का अपमान करना, नारी महिलाएं वहां भी हैं, 3 तलाक जैसी एक जिल्लत की जो जिंदगी थी उससे बाहर निकालना, तो ऐसी चीजों को कहीं कमोवेश जो है वहां महिलाएं भी जो है मानती हैं कि भाई देखो। बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिएगा। इस बीच एक बयान आ रहा है, मैथिली ठाकुर क्या कुछ कह रही है, अपने दर्शकों को सुना देते हैं। बहुत ही खुशी की बात है, बंगाल वालों ने जो अपने लिए फैसला लिया है ये काफी सराहनीय है, क्योंकि जब एक कार्यकर्ता के रूप में मैं प्रचार करने वेस्ट बंगाल गई, जितने सारे लोगों से मैंने संवाद किया, बातचीत की, जनसभा थे, रैलीज थी, अलग अलग जगह अलग अलग एक्टिविटीज में मैंने भाग लिया, तो बहुत सारे लोगों के चेहरे पर मैंने वो उत्साह देखा, वो एक भरोसा देखा जो भारतीय जनता पार्टी पर वो रखते हैं। तो बहुत जरूरी था ये बदलाव आना। बहुत सारे लोगों ने खुद कहा था कि अब बहुत हो गया इन लोग का गुंडा लूटपाट, या फिर बहुत प्रॉब्लम्स थी बंगाल में जो लोग बदलना चाहते थे, और इसलिए आज जो मैंडेट हम लोग देख रहे हैं, जो न्यूज़ देख रहे हैं, तो काफी खुशी हो रही है। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बंगाल में बढ़त के बाद बीजेपी का पोस्ट। ये बड़ी खबर, हावड़ा ब्रिज पर हजारों की संख्या में लोग उतरे हैं, जय श्री राम के नारे लगाते दिखे लोग। ये बड़ी खबर, हावड़ा ब्रिज पर हजारों की संख्या में लोग उतरते हुए, ये देखिए तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। और यहाँ पर अगर आप दूर तक नजर डालेंगे तो लोग ही लोग आपको दिखाई देंगे, जय श्री राम के नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। ये है पश्चिम बंगाल का हावड़ा ब्रिज, और जहाँ पर भारी तादाद में लोग एकजुट हुए हैं, जय श्री राम के नारे लगाते हुए लोग दिख रहे हैं। तो देखिए जिस तरह से मैंडेट दिया है, उसके बाद ये तस्वीरें भी सामने आ गई है। ये आम जनता जो कि हावड़ा ब्रिज पर दिखाई दे रही है, हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर एकत्रित दिखाई दे रहे हैं, जय श्री राम के नारे लगाते हुए लोग दिख रहे हैं। और देखिए महेश जी, शायद यही वो तस्वीर थी, यही वो सोच थी जिसे आगे लेकर बीजेपी पश्चिम बंगाल में काम कर रही थी, और अब ये देखिए परिणाम भी दिख रहा है। देखिए मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ, 40 साल में तो ये पहली बार ऐसा दिख रहा है कि आप भय मुक्त एक मतदान हुआ है। 92% मतलब मतदान होना, ये अपने आप में जाहिर करता है कि किस तरह का आक्रोश था, कैसे लोगों की पीड़ा जो है, किस तरह से जब भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे 2 शिखर नेता, या वो अमित शाह जी हैं या प्रधानमंत्री हैं, या तमाम जो भी हमारे नेता थे, जब कहीं उन लोगों ने एक भरोसा दिलाया, जैसे अभी कहा ना कि भय और भरोसे के बीच का जो एक दूरी थी जी, भय को एक तरफ था कि भाई भय को बढ़ाना है, एक तरफ था कि भय को मिटाना है। तो हमारा काम था लगातार हमारे लोगों को कि भय मिटा के लोगों को कहीं पोलिंग स्टेशन तक पहुंचाना। फैसला उनका था कि वो किसको चुनते हैं, लेकिन उन्होंने तय किया। अब वो भय कैसे मिटता हुआ दिखाई, याद करिए ट्रेन भर के लोग आ रहे हैं, प्लेन से आ रहे हैं, एसआईआर जो प्रक्रिया थी उसको जो है लोगों ने अंगीकार किया, स्वीकार किया। ये लोग लगातार उसका मजाक उड़ाए, उपहास किए, उसके खिलाफ लड़ाई लड़े, क्योंकि इनके वोट का सबसे बड़ा आधार वही ये बना रहे थे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि पिछले बार के अगर आंकड़े विधानसभा के आप उठाए तो 127 ऐसी सीटें थी जहां हम 10,000 से हारे थे, 57 ऐसी सीटें थी जहां हम 5,000 से लेकर 8,000 के बीच में हारे। 3,000 से कम हारने वाली सीट 18 थी, 3 सीटें ऐसी थी जहां हम 1,000 से हारे। और लगातार हमारा जो 39-40% के आसपास जो था बढ़त प्रतिशत, वो लगातार बढ़ रहा था। जो 2021 में था, 2024 के लोकसभा में भी हम उस बढ़त को कामयाब मतलब कायम रखे। तो ये सारी चीजें जो है हमारे पक्ष में थी। हमने 2021 का चुनाव जो हम हारे, उसके पीछे जो था उसमें सबसे बड़ा कारण कोई था तो वो ये था कि इन लोगों ने इतना बड़ा भय और सारी सरकारी मशीनरी और शासन प्रशासन पूरी तरह से एक भय का वातावरण तैयार किया था, और ये वोट उसी को डालने देते थे जो इनके पक्ष का होता था। तो जो विपक्ष का था, जो हमारे वोट थे, जो एग्जिट पोल बता रहे थे, उस समय सारी चीजें ध्वस्त इसलिए हुई क्योंकि कहीं ऐसा लग रहा था कि भाई हम कहीं बाहर घर जाएंगे, हमारे साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए। इसीलिए उस समय के एग्जिट पोल भी कहीं ना कहीं झुटला दिए गए, उसको कहीं
ये मान लिया गया कि भाई मैंडेट तो यही है, जनादेश ही है, लेकिन जनादेश ऐसा नहीं था। जनादेश ये था जो आज कहीं दिखाई दे रहा है, जो 5 साल पहले इलेक्शन कमीशन का बंगाल जो को काम यहाँ पर रहा वो बहुत काबिले तारीफ रहा, क्योंकि जिस तरह से हम देखते हैं पश्चिम बंगाल में जब भी चुनाव होते थे हिंसा जरूर होती थी, हालांकि इस बार भी हुई लेकिन उस मुकाबले काफी कम ये हिंसा रही है। यहाँ पर अब हम रुक लेते वैभव जी का। वैभव जी देखिए, जिस तरह से जीत अगर आपकी केरल में हुई है वहां पर तो चलिए ठीक है, लेकिन जहां आपको कम सीटें मिल रही हैं वहां पर भी अब इस हार की समीक्षा करना जरूरी हो जाता है। क्या लग रहा है किन कारणों की वजह से जो कांग्रेस है वो आगे बढ़ती हुई दिखाई नहीं देती है? क्या यहाँ पर स्ट्रैटेजी में कोई बदलाव किया जाएगा, या जो चुनावी मुद्दे थे जनता के वो कम पड़ते हुए दिखाई दे गए, लोगों को कन्विंस करना मुश्किल हो गया, या फिर जो हम कह सकते हैं चुनाव प्रचार था उसमें कोई कमी रह गई? क्या लगता है आपको? देखिए, केरला में हम जीते हैं तो ये जीत हमारे कार्यकर्ताओं की जीत है, ये जनता की जीत है। जनता एक लेफ्ट सरकार से 10 साल से पूरी तरीके से नाराज थी, वैसी ही एंटी रणनीति क्या इनकम्बेंसी असम फैक्टर में था। पश्चिम तो बंगाल में केरला नहीं बननी चाहिए? एक सेकंड, लेट मी कंप्लीट। बोलिए। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि केरला की जीत है, वहाँ के जनादेश का हम सम्मान कर रहे हैं, केरला के लोगों का सम्मान है, उन्होंने हमें जनादेश दिया और साधुवाद। लेकिन बाकी राज्यों में अगर हमारे साथ अगर नहीं हमें जनादेश मिला है तो इसकी समीक्षा होगी, हमें क्यों नहीं जनादेश मिला, क्या कारण थे, ये बैठ करके पार्टी हाईकमान और प्रभारी और हमारी पूरी टीम उस पर वर्कआउट करेगी, देखेगी कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई हैं, उनको सुधारेगी। और जनता के देखिए जो भी मुद्दे हैं, हमने आज तक जनता के मुद्दों के ही ऊपर हमने लड़ाई लड़ी है, चाहे बंगाल की लड़ाई हो। राहुल गांधी जी ने टीएमसी के लिए वहाँ पे भी बोला था कि जब आरजी कर हुआ या संदेश खाली हुआ या कहीं और पे भी अगर कोई प्रॉब्लम हुई, आसाम में भी दिक्कत हुई, तो हमने उस पर भी बात की है, ठीक है। चाहे मणिपुर का जो महिलाओं के साथ किया गया था, राहुल गांधी जी ने हर मुद्दे को पूरी भरपूर तरीके से हमने उठाया है। कांग्रेस पार्टी देखिए देश में जहाँ जहाँ जो मुद्दे हैं, जो इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं, जनता से रिलेटेड है, उन पे नहीं बात करेंगे तो कहाँ पे बात करेंगे। लेकिन हाँ, अगर जहाँ जनादेश नहीं दिया गया है वहाँ की समीक्षा करके ही पता कर पाएंगे कि हमें आखिर वहाँ पे क्यों नहीं मिला है जनादेश। अगर मैं अभी आपके चैनल पे बैठ के कह दूं इस कारण से नहीं मिला या उस कारण से नहीं मिला तो जल्दबाजी होगा। ठीक है, एक बार हम बैठ के जब पूरी रिजल्ट आ जाने दीजिए, हाई कमान बैठ के डिसाइड करेगा। अविनाश जी का रुक कर लेते हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे और समझना भी चाहेंगे कि आखिर जो कांग्रेस है वो कहाँ कब रह गई है। अगर हम देखें पश्चिम बंगाल और असम की इन सीटों को, तो किस तरीके से कांग्रेस जो है अपना जनाधार खत्म करती हुई दिखाई दे रही है, कम होता हुआ जनाधार, इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है आपके मुताबिक? मैडम, मैंने पिछले अपने वक्तव्य में कहा था कि कांग्रेस घोषित मुस्लिम की पार्टी हो चुकी है, उनके लीडर भी यही कहते हैं। अगर आपका लीडरशिप फुहर होगा, आप देखिए कि क्या इनका परफॉर्मेंस रहता है पार्लियामेंट में, किन मुद्दों पे ये क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि देश नहीं देख रहा है। पार्लियामेंट को डिस्टर्ब करना, पार्लियामेंट पे फुहरपना करना, विदेशी मुद्दे को पार्लियामेंट में उठाना, जो फुहरपना, आप देखिए पेगासस इनका मुद्दा था। ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी मुद्दा उठाते हैं। आप बताइए, पेगासस का मुद्दा था जिसके लिए कुछ नहीं निकला, राफेल इनका मुद्दा था जिसके लिए वो माफी मांगते घूम रहे हैं। तो इनके मुद्दे भी अजीब अजीब है, ये अजीब अजीब से मुद्दे उठाते हैं जो कि जनता के मुद्दे नहीं होते हैं। वो आप ये बताइए, पता नहीं कौन सुडुक शो या क्या ऐसे चौक बना रहे थे, चौक पार्लियामेंट में चौक कर देंगे। आप बताइए कौन चौक हो गया। और अगर आप घोषित अपने आप को करते हैं मुस्लिम पार्टी, तो आपको तो नुकसान होगा ही होगा। हाँ, एक बात है कि आपको एक वर्ग का वोट मिल रहा है, आपको एक वर्ग का वोट मिलता रहेगा, पर जिस दिन उनकी अलग पार्टी बनेगी, आप देखिए बंगाल में ममता का क्या हाल हुआ, वो आईएसएफ आ गई, फुरफुरा शरीफ वाली पार्टी आ गई, हुमायूं कबीर आ गया, इनके वोट बढ़ गए। देखिए ममता का क्या हाल हुआ। तो मुसलमान इनका भी नहीं है, मुसलमान तब तक इनका है जब तक उसको खुद की अपनी कोई मुसलमान लीडरशिप जहांगीर खान टाइप का नहीं मिल जाता है। तोलेबाज नंबर 1। नंबर 2, मैं ये बात भी कहना चाह रहा था कि देखिए कांग्रेस अब इररेलेवेंट भी होती जा रही है, क्योंकि कांग्रेस के पास कोई नयापन नहीं है। ये उधार के गांधी पिछले 70 साल से देश को जो लूटने का काम कर रहे थे, अब ये सोशल मीडिया के माध्यम से, और हर लोगों को अब हर बात पता है।
अब आप समझिए कि इसका मजाक उड़ाते हैं सोशल मीडिया यूनिवर्सिटी, सॉरी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ये बात कर रहे हैं। भाई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का बात कर रहे हैं तो आप व्हाट्सएप छोड़ दीजिए, आप क्यों व्हाट्सएप पे और सोशल मीडिया पे रहते हैं? इनका पूरा का पूरा कैंपेन सोशल मीडिया पे होता है। आप बताइए राहुल गांधी ने कितनी मीटिंग की तमिलनाडु में, कितनी मीटिंग की केरला में, कितनी मीटिंग की बंगाल में, कितनी मीटिंग की आसाम में, कितनी मीटिंग की पुडुचेरी में, और इसको कंपेयर कर लीजिए भाजपा के किसी भी नेता से, वो आधे भी नहीं है। तो अगर आप पॉलिटिकल पार्टी को अपना फैमिली का फिफ्डम, अपनी बपौती बना देंगे तो वो पार्टी का आज न कल खात्मा होना तय है, जिसके बारे में महात्मा गांधी ने बोला भी और लिखा भी कि इंडिपेंडेंस के बाद कांग्रेस को खत्म हो जाना चाहिए। मगर ये उधार की गांधी जो है वो असली गांधी की भी नहीं सुनते हैं। अभी मस्कट में मजे कर रहे हैं। अच्छा, ये कह रहे थे समीक्षा करेंगे, मित्र हमारे कह रहे थे, यंग मित्र। आपको ये बता दूं मैडम कि जब ये 2014 का इलेक्शन हारे थे तो एक रिपोर्ट बनी थी, एक सवा साल के बाद, एंटनी कमेटी रिपोर्ट। आप जो व्यक्ति बैठे हुए हैं उनसे पूछ लीजिए कि क्या आपने कभी एंटनी कमेटी रिपोर्ट देखा 2014 के बाद से? क्या उस रिपोर्ट में लिखा था, उस रिपोर्ट के आधार पे क्या बदलाव किया, और 2014 के बाद से कौन सा ऐसा इलेक्शन है जो आप जीते हैं उस अपने अंदर सुधार करके? तो मैं मान जाऊंगा कि ये जो प्रवक्ता बैठे हैं वो फुहर प्रवक्ता नहीं, मजबूत प्रवक्ता है। ठीक है, हमारे साथ रंजन सिंह जी भी जुड़े हैं। रंजन जी, देखिए ये जो इलेक्शन के नतीजे सामने आ रहे हैं, इसको लेकर जहां पर हम कह सकते हैं इंडी गठबंधन जीत रहा है, वहां पर तो चलिए कोई खामी नहीं है, लेकिन ईवीएम को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, कहीं एसआईआर को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, कहीं इलेक्शन कमीशन की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। आखिर क्या है ये, बौखलाहट है क्या ये? मैडम, मुझे तो पहले इंडी गठबंधन सब पे ही प्रॉब्लम है, ऑब्जेक्शन है जी। ये लेफ्ट के खिलाफ केरलम में लड़ते हैं और कभी मतलब के हिसाब से पश्चिम बंगाल में कांग्रेस लेफ्ट के साथ हो जाती है, आज दूर हो जाते हैं। मैं इनका तो मुझे समझ नहीं आता, क्योंकि एक दल दूसरे दल के खिलाफ और साथ में लड़ते हैं, ये स्टेट वाइज इनका एजेंडा चेंज हो जाता है। रह गई बात एसआईआर का, तो एसआईआर एक एंटीवायरस है लोकतंत्र का, उसका मकसद ही है योग्य छूटे नहीं, अयोग्य जुटे नहीं। ये जितना भी घुसपैठियों का नकली आधार कार्ड बना के, वोटर आईडी कार्ड बना के, जिस तरीके से भारत के संसाधन का अधिकार दूसरे देशों को देते थे, दूसरे देश के नागरिकों को ये पहुंचाने का काम करते थे। अविनाश जी, मैं आपका रुक करूंगी सर, अभी आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। रंजन जी कुछ बोल रहे हैं? जी रंजन जी कंटिन्यू कीजिए। 5 मिनट के बाद जुड़ता हूँ मैं, 5 मिनट के बाद जुड़ता हूँ, मोबाइल चार्ज करके मैं जुड़ता हूँ 5 मिनट के बाद। ठीक है अविनाश जी। हाँ रंजन जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। तो जिस तरीके से एसआईआर के खिलाफ इन्होंने, या वोट चोरी के मुद्दा को लेकर जिस तरीके से राहुल गांधी जी एजेंडा को चलाए, वो धराशायी हो गया, क्योंकि फैक्चुअली ये कोर्ट में जाकर तो ये कंप्लेन कर नहीं पाए। चुनाव आयोग कहते रह गए कि भाई आप आके हमें कंप्लेन करिए, कंप्लेन दर्ज नहीं कर पाए किसी भी राज्य में। मैं ये कहता हूं कि जिस तरीके से ये नॉन सीरियस पॉलिटिशियन के रूप में पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करते हैं, ये वजह है के कारण कांग्रेस पार्टी की दुर्गति होती जा रही है। मैं अब यहां पर यह समझने की बात है कि जनता के हितों से जुड़ने की बात, जब एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार जब जनहित के मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाती है, तो ये बिहार में कहते हैं कि आप 10,000 में वोट खरीद लिए, और यही काम ये जाके करते हैं किसी और राज्य में, जब महिलाओं को 3,000 रुपए 5,000 रुपए मंथली ये देने की बात करते हैं, तब वहां पर वोट चोरी, तो वोट को खरीद फरोख्त की बात नहीं होती है। हम लोग सशक्तिकरण पे काम करते हैं तो उसको ये इल्जाम देते हैं कि भाई ये वोट को खरीदने का काम कर रहे हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि जिस तरीके की व्यवस्था ये चाहते हैं, या केरलम में जिस तरीके से ये जीतने का प्रयास किया, मुस्लिम लीग पार्टी से इन्होंने गठबंधन किया, उस मुस्लिम लीग का पता कीजिए आप इतिहास, कि ये वही मुस्लिम लीग है जो भारत और पाकिस्तान को दो टुकड़े में, हिंदुस्तान को दो टुकड़े में बांट दिया भारत और पाकिस्तान के रूप में, और ये वही मुस्लिम लीग है जिसके कारण हिंदू और मुसलमान के बीच में एक बड़ी खाई इन्होंने खींच दिया। ये बता दें कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की कौन सा योजना है ऐसा जिससे मुस्लिम लाभान्वित न होता हो, और ऐसे राज्यों में लाभान्वित नहीं होते हैं जहां पर इनकी सरकार है, और वो नैरेटिव चेंज क्या कर देते हैं कि ये मुस्लिम विरोधी हैं। भाई आप एक फैक्ट पे रहिए, जब योजना होता है, जब काम होते हैं, ये जब एसआईआर के मुद्दे को लेकर जाते हैं, तो
देखा जाए कि देश का जो एक पढ़ा लिखा एक समझदार मुसलमान है वो इस बात को, इस रणनीति को समझ रहा है कि यहाँ पर किस तरह से फूट डाली जा रही है, किस तरह से तोड़ा जा रहा है। क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जनादेश आता है तो उसमें किसी एक धर्म का व्यक्ति नहीं होता है, सभी धर्म के लोग होते हैं। और ये जो आज भारत का मुसलमान है वो भी इसे बेहतर तरीके से समझ रहा है, यूं कहें। रंजन जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी, सवाल नहीं सुन पाया। हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि देखिए जो आज इस देश का पढ़ा लिखा मुसलमान है, समझदार लोग हैं, वो ये समझ रहे हैं कि हिंदू मुसलमान ना होकर ये जो नीतियां हैं वो सभी के लिए है। और एक तरह से पहले जिस तरह से लोगों को बरगलाया जाता था, डिवीजन किया जाता था धर्म के नाम पर, वो अब होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा या फिर कम हो चुका है। ये मैं आंकड़ा आपसे लेना चाह रही हूँ। अभी तो इंटेलेक्चुअल क्लास ऑफ मुस्लिम जो है उनको पता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के जो योजनाएं हैं वो किस तरीके से उनके कौम को लाभान्वित कर रहे हैं। आप जाइए बनारस में देखिए, वहां बुनकर की जीवन शैली किस तरीके से बदल गई। जब उनको जीआई टैग उनके प्रोडक्ट को मिलने लगा, उनकी एक वैश्विक पहचान बनने लगी। ट्रिपल तलाक जैसे कोड को हमने खत्म किया, जिससे आज देखिए कि कितने करोड़ों मुस्लिम महिलाएं हैं जिससे लाभान्वित हो रही हैं। मैं कहता हूं कि आप अपने धर्म के आड़ में मुस्लिम मतदाताओं को, मुस्लिम आवाम को आप बरगलाने की कोशिश करते हैं और जिस तरीके से उसकी राजनीतिक हवा देते हैं। इनके ही राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं ना कि नमाज पढ़ रहे हो तो नमाज पढ़ते हुए छोड़कर पहले भाजपा के कार्यकर्ता और संघ के कार्यकर्ता और एनडीए के कार्यकर्ता को पहले मार दो जान से। ये क्या किसी भी एक राष्ट्रीय दल के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष की भाषा हो सकती है क्या? प्रधानमंत्री जैसे गरिमामय पद जिस पर हमारा पूरा भारत प्राउड करता है, वैसे व्यक्ति के लिए आतंकवादी शब्द का इस्तेमाल करने लगते हैं। तो देश की जनता देख रही है कि किस तरीके से आप अपने सत्ता में आने के लिए किसी भी तरह के फ्रस्ट्रेशन को आप झेलने के लिए और देने के लिए तैयार रहते हैं। ये बिहार की जनता ने भी बताया, हमने तो 2 स्टेट मैंने आपको बोला, बिल्कुल। एक बार फिर से आपका रुख करेंगे, आपकी आवाज हम तक स्पष्ट तौर पर नहीं पहुंच पा रही है। और मेरे सहयोगी आशीष भी जुड़ गए हैं। आशीष का एक बार मैं रुख कर लेती हूँ। आशीष, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? आशीष, फिलहाल जिस तरह से आप बता सकते हैं फिलहाल का जो माहौल बना हुआ है, कहा यह भी जा रहा है कि शाम 6:30 बजे पीएम मोदी का संबोधन होगा। इस वक्त आप बीजेपी मुख्यालय में हैं, क्या कुछ हलचल यहां पर होती हुई दिखाई दे रही है? किस तरह से जश्न मनाया जा रहा है और क्या कुछ प्रतिक्रियाएं अभी आनी शुरू हो चुकी हैं? बिल्कुल कि तो मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से जो रुझान निकल कर सामने आया तो उसके बाद से एक जोश जो है वो यहाँ पर बीजेपी मुख्यालय में दिल्ली में जो है वो देखने को मिला था। और इस दौरान जो है जो कार्यकर्ता वो सुबह से जुटना शुरू हो चुके थे। सुबह 7 बजे की अगर बात की जाए तो एक वॉर रूम जो है वो बनाया गया था। वहाँ पर वीरेंद्र सचदेवा से लेकर तमाम जो बीजेपी के बड़े बड़े नेता हैं या कार्यकर्ता हैं वो मौजूद थे और सबकी लगातार नज़र थी कि किस तरह से जो आंकड़े हैं वो निकल कर सामने आ रहे हैं, जो रुझान है वो निकल कर सामने आ रहा है और ये रुझान किस तरह से अब रिजल्ट के तौर पर पक्का होता हुआ नजर आ रहा है। अब सबसे जरूरी बात यह है कि जो खबर निकल कर सामने आ रही है वो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर बाद जो है वो पहुंचेंगे और उसके बाद से जो कार्यकर्ता उनको संबोधित करते हुए नजर आएंगे, उनका जोश जो है बढ़ाते हुए नजर आएंगे। क्योंकि कार्यकर्ताओं की जो मेहनत है वो सबने देखी है, चाहे किसी भी राज्य का चुनाव हो या अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तराखंड की बात करें या पश्चिम बंगाल की बात करें। पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो वहां पर भी जो कार्यकर्ता पूरी जोश के साथ जुटे हुए थे। कार्यकर्ताओं के साथ साथ आप खुद देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मोर्चा संभाल रखा था। ऐसा प्रधानमंत्री होते हुए वो वहाँ पर पहुँचते और ताबड़तोड़ जो है रैलियाँ करते हैं। करीब करीब 20 से 25 रैलियाँ जो उन्होंने अमूमन ऑन एन एवरेज वो करते हुए नजर आए थे। अब जो देखने को मिला वो है 198 का जो आंकड़ा चल रहा, जो रुझान निकल कर सामने आ रहा है और टीएमसी 89 सीटों पर इस वक्त नजर आ रही है। वो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि जो मेहनत की गई थी, जिन मुद्दों को लेकर बीजेपी जनता के बीच में गई थी उस पर पश्चिम बंगाल की जनता ने भरोसा जताया, जिसमें महिला सुरक्षा की बात थी या जो 3000 रुपये देने की बात थी उसको लेकर चीज़ें थी।
अब जो यहाँ पर माहौल है गीतू, अब मैं उस पर आता हूँ, उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। दरअसल अंदर मैं इस वक्त जहाँ पर मौजूद हूँ, यहाँ से ठीक थोड़ा सा अंदर की तरफ जो है कुर्सियाँ जो है वो लगा दी गई हैं, मेज जो है पूरी तरह से सजा हुआ है। बीजेपी मुख्यालय की तस्वीर हम लोग यहाँ से लगातार थोड़ी देर बाद दिखाएंगे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। सब कुछ इस वक्त सजा दिया गया है। अब जो प्रक्रिया चल रही है वो ये है कि चेकिंग जो है वो की जा रही है कि अब यहाँ पर एक एक करके सबको एंट्री दी जाएगी। जो कार्यकर्ता बाहर से आ रहे हैं उनकी भी चेकिंग की जा रही है और उसके बाद से वहाँ पर उन्हें बैठा जाएगा। उसके बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे जहाँ पर उनका स्वागत किया जाएगा। 6:30 बजे का वक्त जो है वो तय किया गया है और उसके बाद से वो जो कार्यकर्ता हैं, जो लोग हैं, उनको संबोधित करते हुए नजर आएंगे। गीतू बिल्कुल। और देखिए अब कुछ देर के बाद यानी कि तकरीबन 6:30 बजे पीएम मोदी यहाँ पर संबोधित करेंगे और जैसा कि हम हमेशा देखते हैं कि पीएम मोदी जो कार्यकर्ता हैं उनका जिस तरह से योगदान रहा है उसको लेकर जिक्र करते हैं। महेश जी, हम एक बार फिर से अपनी चर्चा पर लौटते हैं और लगातार जिस तरह से बातें हमेशा होती रही हैं, एक तरह से जब प्रचार किया जाता है तो हमने देखा कि हिंदू मुस्लिम को लेकर जिस तरह की खाई पैदा करने की कोशिश की जाती है, खासतौर से बीजेपी पर ये आरोप लगाए जाते हैं कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो हिंदू मुसलमान करती है, जो बंटवारा करती है। लेकिन वहीं आज का जो माहौल है थोड़ा सा बदलता हुआ हम कह सकते हैं दिखाई दे रहा है, क्योंकि आज शायद लोगों को पता चल चुका है कि जिस तरह की बातें की जाती है धरातल पर वैसा होता हुआ दिखता नहीं है। यानी कि हमने खूब देखा ये कि किस तरीके से पोलराइजेशन की तरफ प्रचार किया गया और एक तरह से ध्रुवीकरण होता हुआ भी हमें दिखाई दिया। लेकिन हिंदू मुसलमान का जो फंडा है वो शायद आज की जनता भली भांति समझती है और बीजेपी के ऊपर ये टैग है कि एक ऐसी पार्टी है जो हिंदू मुस्लिम ज्यादा करती है। लेकिन जो नतीजे बता रहे हैं वो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर शायद लोगों ने अपनी सोच बदल ली है। जो जनता है वो जान गई है कि आखिर उन्हें क्या करना है और किसे वोट करना है। महेश जी, देखिए बिल्कुल आपकी बात सही है, 100% सही है। संसद में आपने देखा ही होगा कि मुस्लिम महिलाओं के नाम पर आरक्षण मांगते हुए कौन नजर आ रहे थे। तो ये दिगर है कि आप हमारे ऊपर ये चस्पा किया जाता है। सवाल है कि जैसे मैंने आपसे एक बात कही, बजट में जब आप 7,000 करोड़ का प्रोविजन करती हैं जी कि भाई मुल्ला मौलवी और कठमुल्लाओं के हित में जो है कल्याण के लिए खर्चा किया जाएगा, तो मुसलमान के नाम पर जो है कौन सा इस देश का संविधान जो है इस तरह के धर्म के नाम पर आपको पैसे बांटने की इजाजत देता है? लेकिन यहाँ किया जाता है। मुसलमान के नाम पर कांग्रेस जो है आरक्षण देने की बात करती है, कहाँ संविधान में ऐसा है? तो जो तुष्टीकरण की राजनीति है उसका कहीं ध्रुवीकरण तो स्वाभाविक होता है ना। फिर जो जनता है वो भी कहीं ना कहीं उसको ये बताना जरूरी है कि हम इस देश में जो है इस तरह की तुष्टीकरण की राजनीति का अगर हम कहीं विरोध नहीं करेंगे कि देश का जो एक सेकुलर मिजाज है उसका क्या होगा। आप कहते हैं कि भाई हम तो सेकुलर है, आप कहते हैं हाथ में संविधान लेके घूम रहे होते हैं, आप कहते हैं कि देखिए हमसे बड़ा जो है इस देश का हित चिंतक कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि हम जो है इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि इस देश के संसाधन पे पहला अधिकार मुसलमानों का है। तो आप ये कह के और ये बता के आप कहना क्या चाहते हैं? स्पष्ट है ना कि आप तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण की राजनीति आपके हाथ से शुरू होती है। उसका परिणाम क्या होता है? परिणाम ये होता है, हम तो ये नहीं कहते, हम तो कहते हैं कि हम हिंदू से पहले एक भारतीय हैं। हम जो है भारत के रहने वाले हैं। हम भारतीय होने के नाते जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी सोच है, जो हमारे रीति रिवाज है, जो हमारी ताना बाना है, हम उसमें जीने वाले लोग हैं। लेकिन आप कहते हैं नहीं साहब, हम जो है यहाँ पर्सनल लॉ बोर्ड को मानेंगे। आप कहते हैं नहीं साहब, हम तो यहाँ तालिबान को लाएंगे। आप तो ये कहते हैं कि नहीं, आप 3 तलाक के ऊपर आप फैसला कौन करने वाले कौन होते हो? हम तो जो भी कुछ करेंगे वो एक तरह से शरीयत के हिसाब से सारी चीजें गए। तो शरीयत के हिसाब से अगर आपको करना ही है तो आप क्रिमिनल जब प्रोसीडिंग होती है तो उसमें क्यों नहीं उसको एक्सेप्ट करते हो? उसमें भी कहोगे जो चोरी करेगा उसके हाथ काट लिए जाएंगे, उसके सिर कलम किए जाएंगे। वहां आप कहते हो कि नहीं, वहां शरीयत हमारे लिए मायने नहीं रखता है। तो जो जिस तरह से एक जमात को जैसे खड़ा किया गया आजादी के बाद लगातार एक प्रकार से जो हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा धर्म के नाम पर हुआ और जो लोग यहाँ रह गए उनके लिए भी एक नया पाकिस्तान बनाने का जो है एक लगातार उसकी कोशिश जो है वो जारी रही। और उसका जब हमने विरोध किया तो वो विरोध स्वरूप हमें ये कहा गया कि हम हिंदूवादी हैं। वो विरोध के कारण
हमें ये कहा गया कि हम हिंदू मुसलमान करते हैं। नहीं, हम हिंदू की बात नहीं करते हैं, हम उस चीज की बात करते हैं जो इस राष्ट्र के हित में नहीं है, जो मुसलमान के नाम पे तुष्टीकरण किया जाता है। आज विरोध जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड का किस लिए किया जाता है, क्यों किया जाता है, समझ से परे है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो है, जब वो बात आई, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड जब लागू करने की बात आई, तो उसमें एक और ईसाई पर्सनल लॉ बोर्ड है, उन्होंने किसी तरह से उसका विरोध नहीं किया। लेकिन विरोध की आवाज कहां से सुलगाई जाती है? पॉलिटिकल पार्टी सुलगाती है। वो लोग कहते हैं कि नहीं, ये मुसलमानों के हक में नहीं है, मुसलमानों से पूछा नहीं जाएगा, मुसलमानों के प्रतिनिधि से बात करके फिर इस देश में इस तरह की किया जाए। तो सरकार के लिए यही रह गया कि हर कानून जो है हर प्रतिनिधि के साथ, हर जाति बिरादरी के साथ, हर धर्मावलंबियों के साथ, हर धर्म के ठेकेदारों के साथ, संत महंत और मौलवी और कठमुल्लाओं के साथ, इन लोगों के साथ बैठ के ये तय करके फिर देश में कानून बनेगा। अगर इसकी वकालत कोई करता है और उसका विरोध भारतीय जनता पार्टी करती है, तो क्या ये हिंदू मुसलमान हो गया? हिंदू मुसलमान जो लोग करते हैं तो उनसे तो सवाल जरूर पूछा जा सकता है। छवि तो यहाँ पर देखिए, हेमंत, जिस तरह से हेमंत बिस्वा शर्मा की एक छवि है कद्दावर नेता की, और बहुत से ऐसे बयान उनके भी रहे जिसे भी इसी तरह से रंग देने की कोशिश की गई थी। मेरे सहयोगी आशीष भी लगातार बने हुए हैं। आशीष, वाकई आप इस बात से भी इनकार नहीं करेंगे, क्योंकि हेमंत बिस्वा शर्मा से जुड़े कई ऐसे बयान आए जहां पर उन्हें हिंदू मुसलमान का रंग देने की कोशिश की गई थी, लेकिन नतीजे कुछ और ही कह रहे हैं असम के। लगातार अगर मैं बात करूं तो इस तरह की तस्वीरें देखने को मिली थी, और कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जो है वो वीडियोस जो है शेयर किए थे जिसका जिक्र आप कर रही हैं। लेकिन अभी जो इस पर हमें फोकस करना है वो सबसे जरूरी हो जाता है पश्चिम बंगाल, क्योंकि आप देखिए 1980 में जनसंघ की शुरुआत हुई थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो है उसके संस्थापक थे, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी खुद पश्चिम बंगाल से थे, और ऐसे में वो एक सपना कह लीजिए जो पश्चिम बंगाल में बीजेपी अब बहुत लंबे समय से देखते हुए आ रही थी, और वो सपना कहीं ना कहीं पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। झालमुड़ी तक का सहारा जो है वो लिया गया, और उसका जवाब देने के लिए आप सोचिए कि ममता बनर्जी खुद जो है स्कूटर पर सवार होती हैं, स्कूटी पर सवार होती हैं, और सड़कों पर उतरती हैं, सब्जी खरीदते हुए नजर आती हैं। मेरा एक सवाल है, मैं बीजेपी से सवाल लेना चाहता हूं कि महेश जी, अगर ओवरऑल मैं आकलन करूं तो सिर्फ और सिर्फ एक तस्वीर और एक चीज निकलकर सामने आती है कि जो भी पार्टी अब तक पश्चिम बंगाल में रही है उसने कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में जिस तरह से हिंसा हुई उसके लिए वो जिम्मेदार रही। अब किस तरह से नई जिम्मेदारी बीजेपी के लिए रहेगी पश्चिम बंगाल को आगे बढ़ाने की, साथ ही साथ मुख्यमंत्री को लेकर जो है कहानियां अब शुरू हो रही हैं। तो अगला मुख्यमंत्री कौन होगा जिसके हाथ में ये कमान सौंपी जाएगी? अभी तो रिजल्ट पूरी तरह से आया नहीं, और जब रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद हमारे यहाँ, चूंकि आप बीजेपी कवर करते हैं तो हमारे यहाँ की प्रक्रिया से भी वाकिफ होंगे कि किस प्रकार से कोई चीज किया जाता है। और निश्चित रूप से जो एक शिखर नेतृत्व है या पार्लियामेंट्री बोर्ड जो है, संसदीय बोर्ड जो है, वो जो तय करता है उसको शुभेंदु अधिकारी का नाम सामने आ रहा था, तो क्या इसका कोई ऑप्शन और भी हो सकता है? जो सरप्राइज जो है, देखिए शुभेंदु जी जो है निश्चित रूप से वहां हमारे एलओपी थे, और उनकी लड़ाई जो है धरती पे जिस तरह से रही और जिस तरह से वो प्रखर होकर पूरे बंगाल की लड़ाई लड़े, तो स्वाभाविक है कि वो जहन में एक नाम तो आता है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी से वो वाकिफ है, थोड़े समय के लिए टीएमसी में थे, लेकिन हमारे पूर्व में वो कार्यकर्ता रहे हैं, तो हम यहाँ की प्रक्रिया से वो अच्छे से वाकिफ है। अब रही बात कि भाई शुभेंदु जी बनेंगे या कोई और बनेगा, ये तो विषय अभी का नहीं है। ये एक दिन, 2 दिन, 3 दिन जब पूरी तरह से चुनाव आयोग से सर्टिफिकेट मिल जाए, कितने विधायक दल की बैठक हो जाए, उसमें एक ऑब्जर्वर हो जाए, वैसे भी बीजेपी के लिए कहा जाता है कि बहुत कुछ सरप्राइज बीजेपी दे देती है सीएम कैंडिडेट के चयन को लेकर। इस बार देखना होगा क्या कुछ रहेगा। लेकिन यहाँ पर रंजन जी, चुनौती वाकई बीजेपी के लिए रहने वाली है। पश्चिम बंगाल में जिस तरह से उन्हें काम करना होगा, तो एक तरह से रणनीति तो हालांकि पहले से तय हो गई होगी, लेकिन टीएमसी के जो नेता कार्यकर्ता है, अभी हमने देखा कि आज भी कितनी जगह हिंसा की खबरें सामने आई, तो एक चुनौती रहने वाली है बीजेपी के लिए, मानिए। देखिए चुनौती तो इस तरह की रहेगी, क्योंकि देखिए अराजक लोग हैं, गुंडे लोग हैं, बैड एलिमेंट हैं। इन्होंने तो हमेशा जो है यही चीज करके, अब इनको लग रहा है कि भाई
हमारी तो गुंडागर्दी जो है अब खत्म हो जाएगी। अब वो ना शासन है, ना वो प्रशासन है, ना कोई हमारा प्रोटेक्शन देने वाला नेता है, ना कोई मंत्री है। तो अब ऐसे में स्वाभाविक रूप से गुंडागर्दी जताने और बताने वाले लोग जो हैं उनका तो इंतजाम करना ही पड़ेगा जी। उनको उसी तरह से रोकना पड़ेगा, उनको उसी तरह से ट्रीट करना पड़ेगा, उनके साथ वही व्यवहार करना पड़ेगा जिससे कि वो जो है फिर से इस बारे में सोच ना सके। जैसे अब उत्तर प्रदेश में देखिए, एक टाइम में होता था ना, अतीक का आतंक, मुख्तार का आतंक, आजम का आतंक, हर जिले में एक अपराधी और एक गुंडा और एक उसकी एक पैरेलल सरकार होती थी। तो वो कम से कम यहाँ पर अब उसी तरह के कोई चीज को हमें डेवलप करना पड़ेगा। नहीं तो ये तो चुनौती है, लेकिन ये चुनौती इतनी बड़ी नहीं है। अगर ये चुनौती इतनी बड़ी होते तो अभी ये जो आप रिजल्ट देख रहे हैं, ये रिजल्ट आपको कहीं दिखाई नहीं देता। ये तो इन गुंडों को ये जिस तरह से भय पैदा करने की कोशिश की है, जिस तरह से भय पैदा करके और मतदाताओं को रोकने की कोशिश की है, अगर उस तरह का इंतजाम नहीं होता, पैरामिलिट्री फोर्स नहीं होती वहां, जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट से लेके तमाम ऐसी मतलब देश की संवैधानिक संस्था जो है पूरी तरह से अडिग नहीं रहती, नहीं तो ये तो पूरी तरह से समझ लीजिए कि हाईजैक करने की कोशिश कर रहे थे, पूरी तरह से वहां चीरहरण करने की कोशिश कर रहे थे। इनके पास आज के डेट में क्या था, अब समझ में आ रहा है, ये चुनाव परिणाम बता रहा है। ये क्यों हो हल्ला हंगामा कर रहे थे, ये क्यों इनका आलाप बिलाप और प्रलाप चल रहा था, इसी वजह से इनकी राजनीति रुदाली जो है अब कहीं समझ में आ रही है। और दूसरी बात यह है कि देखिए 3 मुख्यमंत्री हारे, हमारे एक मुख्यमंत्री जीते हैं असम में, और 3-2 की मार्जिन से हम इस पूरे विधानसभा को जीत रहे हैं। पुडुचेरी जो एक मिनी तमिलनाडु कहा जाता है, विश्वास जनता जता रही है बीजेपी पर, चुनौती वैसे भी ज्यादा बढ़ जाती है कि अब आपको जनता के इस विश्वास पर और ज्यादा खरा उतरना होगा। जिस भरोसे के साथ सत्ता में आए हैं, कहीं ना कहीं जनता को ये आपको विश्वास दिलाना ही होगा कि हाँ, आप उनके लिए काम कर रहे हैं और बेहतर काम कर रहे हैं। इसी के साथ ही हमारे इस बुलेटिन को यहीं पर समाप्ति दे रहे हैं। वक्त हो चला है एक ब्रेक का। आप सभी का भी धन्यवाद हम करना चाहेंगे, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।